हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रतन टाटा, भला ये नाम किसने नहीं सुना होगा। टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा स्काई, टाटा एयरलाइंस, टाटा स्टील और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इन्हीं के नाम से हैं और इन्हीं की हैं। ये सारे रतन टाटा जी के ही प्रोडक्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां और आखिर किस तरह रतन टाटा एक बड़ा नाम बन के उभरे। इनके सफल होने के पीछे की कहानी क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा देश के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिनको नवसबाई टाटा ने गोद लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नवसबाई टाटा के पति का निधन हो चुका था, जिसके बाद वह अकेली पड़ गई, इसीलिए उन्होंने इन्हें गोद लिया। जब रतन टाटा 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी टाटा 7 साल के थे, तो उनके माता पिता 1940 में एक दूसरे से अलग हो गए, जिस कारण दोनों भाइयों को भी अलग होना पड़ा। लेकिन उनकी दादी नवसबाई ने दोनों पोतों का पालन पोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अनुशासन को लेकर जितनी सख्त थी उतनी नरम भी थी। आपको बता दें कि रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम है नोएल टाटा। बचपन से ही इन्हें पियानो सीखने का और क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई थी, जहां पर उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अपनी विद्या को 1962 में पूरा किया। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां पर उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि रतन टाटा एक प्रशिक्षित पायलट हैं। उनके पास एक पायलट का लाइसेंस है और अक्सर उन्हें टाटा समूह के स्वामित्व वाले विमान उड़ाते देखा जाता है। वह 2007 में F-16 फाल्कन उड़ान भरने वाले पहले भारतीय भी थे। रतन टाटा को IBM में नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। साल 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का हार्डवेयर इंचार्ज बनाया गया। उस समय तक ये कंपनी घाटे में चल रही थी और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और घाटा 40% था। कुछ साल बाद रतन टाटा ने कंपनी को मुनाफे में पहुंचाया और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा दी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, जिससे कि कंपनी को घाटा हुआ और इसके साथ साथ टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा और इसी कारण बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। कुछ समय बाद रतन टाटा को एक कपड़े वाली मिल संभालने की जिम्मेदारी दी गई। टाटा ग्रुप की ये कंपनी भी घाटे का सामना कर रही थी, जिसके बाद रतन टाटा ने इसे काफी संभालने की कोशिश की, लेकिन इन्हें किसी कारण कंपनी के हालात सुधारने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन वो इन्हें नहीं मिल पाए और आखिर में इस कंपनी को बंद कर दिया गया, जिससे कि रतन टाटा बहुत दुखी हुए थे। कुछ सालों बाद इनकी दुर्दशा पहचानते हुए इन्हें JRD टाटा ने टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी और 1991 में टाटा ग्रुप में रहते हुए वे अपने चाचा JRD टाटा के उत्तराधिकारी बने। टाटा इंडस्ट्रीज की कमान संभालते ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। रतन टाटा ने बहुत ही तेजी से टाटा ग्रुप को और बड़ा करने की योजना बनाई। इसी दूरदर्शिता के कारण साल 2000 में लंदन में मौजूद टेटली टी कंपनी को खरीदने के बाद 2004 में इसने दक्षिण कोरिया के डेव्यू मोटर्स के ट्रक बनाने वाली कंपनी को भी खरीदा। इसके 3 साल बाद ही टाटा ग्रुप ने 2007 में स्टील बनाने वाली कंपनी एंग्लो डच को खरीद लिया। रतन टाटा के कमान में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कंपनी बन गई। 1998 में रतन टाटा की कंपनी ने टाटा इंडिका के लॉन्च के साथ यात्री कार व्यवसाय में अपना कदम रखा। हालांकि शायद वक्त और नियति उनके खिलाफ थी, इसीलिए टाटा का यात्री कार व्यवसाय असफलता की ओर अग्रसर हो गया और उनके इस व्यवसाय को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और उनके करीबियों ने उन्हें मशवरा दिया कि उन्हें अब इस व्यवसाय को बेच देना चाहिए और इस पर
पर रतन टाटा ने भी हामी भरी। इसके बाद फोर्ड कंपनी के अधिकारियों ने टाटा मुख्यालय बॉम्बे हाउस में आकर उनके कार व्यवसाय में रुचि दिखाई। रतन टाटा अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ डेट्रॉइट, जहां पर फोर्ड कंपनी का मुख्यालय है, वहां अपने व्यवसाय का सौदा करने पहुंचे। वहां उनकी मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली और इस बीच फोर्ड कंपनी के प्रतिनिधियों का व्यवहार टाटा के प्रतिनिधियों के प्रति कुछ सही नहीं था, जैसे मानो उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो। बातों बातों में ही फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा से ये कह दिया कि जिस व्यापार के विषय में आपको जानकारी ही नहीं है, उसमें आपने इतना पैसा क्यों लगा दिया? ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। कई बार इंसान अपने घमंड में कुछ ना कहने वाली बातें भी बोल जाता है। रतन टाटा ने उस समय अपमान का घूंट पी लिया, क्योंकि इस वक्त उनकी मजबूरी थी। उन्होंने निर्णय किया कि अब वे इस व्यवसाय को नहीं बेचेंगे और इसे नई ऊर्जा के साथ दोबारा शुरू करेंगे। मीटिंग के बाद तुरंत ही रतन टाटा ने वापस लौटने का फैसला ले लिया और पूरी यात्रा के दौरान उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि अब वो इस व्यवसाय को पर्वत की ऊंचाइयों तक लेकर ही जाएंगे। वह निर्णय लेते गए और उन्हें सफल बनाते गए। हालांकि शुरुआती असफलताओं के बावजूद कंपनी की किस्मत जल्द ही नए और बेहतर इंडिका V2 के लॉन्च के साथ बदल गई और यात्री कार व्यवसाय ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा। इस बीच फोर्ड के जमे जमाए महान व्यवसाय में परेशानी आने लगी। कार कंपनी 2008 के वित्तीय संकट से अपंग हो गई और लगभग कंगाल होने को आ गई। इस बार रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने इसकी लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि बिल फोर्ड पहले से ही काफी घाटा झेल रहे थे और उन्हें इस डील की सख्त जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने टाटा के प्रस्ताव के लिए तुरंत हामी भर दी। बिल फोर्ड अपने मुख्य साझेदारों और सहयोगियों के साथ बॉम्बे हाउस, जहां टाटा का मुख्यालय है, वहां पर पहुंचे। मीटिंग में यह तय हुआ कि JLR कंपनी $2.3 अरब में टाटा समूह के अधीन होगी। इस बार बिल फोर्ड टाटा ने धन्यवाद जताया और उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात उनकी तकरीबन 10 साल पहले की कही गई बात से पूरी तरह से विपरीत थी। आज ये समय था कि फोर्ड को टाटा की जरूरत थी। रतन टाटा की जिंदगी का ये प्रसंग कोई बदले की कहानी नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, लगन और कुछ नियति के चमत्कार की बात है। 26/11 के अटैक के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि हम लोग बच्चों को क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं, लेकिन 26/11 में तो सबसे बड़ा क्राइसिस था। वहाँ के मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना इसकी केस स्टडी की जाए। तब उन्होंने अपने 2 प्रोफेसर्स को इंडिया भेजा कि ताज होटल के कर्मचारी इतने कमिटेड कैसे थे, यहाँ पर एम्प्लॉय कैसे अपनी जान की फिक्र किए बिना लोगों को बचाने में लगे हुए थे, जबकि ये कोई आर्मी के जवान तो थे नहीं। यहाँ तक कि जो नए आए थे उन्हें अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने में लगे थे। आपको बता दें कि उस समय वहाँ के जो जनरल मैनेजर थे, उनकी वाइफ और बच्चे भी होटल में ठहरे हुए थे और आतंकवादियों ने उन्हें भी गोली मार दी। इस बात का मैनेजर को पता चलने के बावजूद वो होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहे थे। वहाँ का हर स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद कर रहा था। रतन टाटा से इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपके होटल का प्रत्येक कर्मचारी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार था, इसके लिए आप क्या करते हैं? तो उनका जवाब था कि हम अपने कर्मचारी को रखने से पहले उनका चरित्र और उनकी ईमानदारी को चेक करते हैं। एक बार रतन टाटा को एक कॉलेज फंक्शन में इनवाइट किया गया, जिसके लिए रतन टाटा वहां गए तो उन्हें देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी और कॉलेज के बच्चों में अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में एक बच्ची गिर गई और उसे गंभीर चोट आ गई। रतन टाटा ने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान मत हो, मैं सबसे मिलकर ही वापस जाऊंगा। फंक्शन और मीटिंग में समय ज्यादा लगने के कारण शाम हो गई और उसके बाद उनका फ्लाइट का टाइम भी हो गया, लेकिन उन्होंने फ्लाइट को कैंसिल करवा दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी फ्लाइट क्यों कैंसिल करवाई, तो उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों से मिलने का वादा किया था और उनसे मिलकर ही जाऊंगा। एक बार टाटा मोटर में लेबर यूनियन और मैनेजर के बीच बहस हो गई। लेबर यूनियन अड़ गई कि उन्हें बोनस मिलना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट तैयार नहीं था। इस वजह से उनमें आपस में बहुत ज्यादा बहस हो गई और हाथापाई तक की नौबत आ गई। जब रतन टाटा को इसके बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां गए और जाकर लेबर यूनियन के साथ हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने यूनियन का सपोर्ट किया और कहा कि हाँ, बोनस तो मिलना ही चाहिए। रतन टाटा ने मैनेजमेंट से कहा कि इन्हें बोनस दिया जाए। मैनेजमेंट ने बोला कि श्रीमान, इन लोगों को अभी
बोनस नहीं दिया जा सकता। लेकिन रतन टाटा ने कहा कि कोई बात नहीं, इन्होंने मेहनत की है तो इन्हें इनका हक जरूर मिलना चाहिए। लेबर यूनियन सारी बातें सुन रहा था और आखिर में यूनियन ने खुद ही बोनस लेने से मना कर दिया, क्योंकि कंपनी का मालिक खुद उनके साथ बैठकर उनका सपोर्ट कर रहा था। इससे बड़ा बोनस और क्या हो सकता है। दोस्तों, गलतियों से सीखना तो कोई रतन टाटा से ही सीखे। टाटा नैनो के बाद टाटा ग्रुप को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि टाटा नैनो प्रोजेक्ट फेल हो चुका था कि तभी रतन टाटा के मन में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं और जो प्रोजेक्ट फेल होता है उसे कुछ अवार्ड दिया जाए, इससे बड़े फेलियर से बचा जा सकता है। तब उन्होंने अपने एम्प्लॉय से बोला कि जो सबसे अच्छा फेलियर प्रोजेक्ट बनाएगा उसको कंपनी की तरफ से इनाम दिया जाएगा, और इस आइडिया से उन्हें काफी प्रोजेक्ट में हेल्प भी मिली। एक बार रतन टाटा गाड़ी से अपनी टीम के साथ नासिक से मुंबई की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी एक पंक्चर बनाने वाली दुकान पर खड़ी करके टीम के सभी सदस्य गाड़ी से उतरकर इधर उधर घूमने लगे, लेकिन रतन टाटा उस पंक्चर वाले के साथ बैठकर दूसरे टायर में हवा चेक कर रहे थे और पंक्चर बनाने में उसकी मदद कर रहे थे। जब टीम के लोगों ने कुछ देर तक उन्हें नहीं देखा तो वह उन्हें ढूंढने लगे। अचानक किसी की नजर पड़ी तो सभी लोग उनके पास पहुंचे और बोले कि आप रतन टाटा हैं, आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? ये अपने काम का पैसा ले तो रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ये अपना काम 20 मिनट में करता है और मेरी हेल्प की वजह से अगर इसे 5 से 7 मिनट पहले ही काम कर लिया तो हमें इतना ज्यादा टाइम मिल जाएगा और हम मीटिंग में उतने समय में पहुंच जाएंगे। JRD टाटा के जमाने से बॉम्बे हाउस में बारिश के दौरान आवारा कुत्तों को शरण दी जाने की परंपरा है। इसकी रिनोवेशन के बाद बॉम्बे हाउस में अब आवारा कुत्तों के लिए एक कैनल बनाई गई है। इस कैनल में कई सारी सुविधाएं हैं, जिसमें कुत्तों के खेलने के लिए खिलौने भी शामिल हैं। रतन टाटा ने इस परंपरा को जारी रखा है और उन्हें भी कुत्तों से बेहद लगाव है। उनके पास 2 पालतू कुत्ते हैं जिनकी वो बहुत प्यार से देखभाल करते हैं और उनके कुत्तों का नाम टीटू और मैक्सिमस है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।